Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra brought to you by नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बड़े भैया इस कहावत को जरा एक्सप्लेन तो करिए कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। सिंपल है छोटे, इन्वेस्टमेंट डांस की तरह है। अगर ध्यान से सोच समझ कर करोगे तो मस्त रहोगे, और अगर लापरवाही की बाजू वाले से भिड़ोगे। ओ तो ये बात है। हाँ छोटे, इन्वेस्ट करने से पहले पूरी जानकारी जुटाइए और बाजू वाले की नहीं, अपनी अकल लगाइए। बड़े भैया अरे छोटे, भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। Namaskar and welcome to this Monday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today we'll also be taking calls from you friends on any queries that you may have on economic, business and stock market news. But please do remember that we do not address company-specific queries. Well, you may call us on numbers 2331 4444, 2371 7106 and 2371 7117. And for friends who are calling us from outside Delhi, please don't forget to add 011 before these numbers. Well, I'm your anchor Lalema Aneja Dang, and with me is my co-anchor in Hindi, Sonu Sood. धन्यवाद लालिमा। नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। रोज की तरह आज भी हम ताजा आर्थिक समाचार आप तक लाएंगे। श्रोताओं, आज सोमवार है और प्रत्येक सोमवार की तरह आज हम आपके सवाल भी सीधे कार्यक्रम में शामिल करेंगे। आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार से जुड़े किसी भी विषय पर आप प्रश्न पूछ सकते हैं। यह आपको बता दें कि कार्यक्रम में हम किसी विशेष कंपनी या स्टॉक के बारे में जानकारी नहीं दे पाएंगे। हमसे बात करने के लिए आप इन नंबरों पर हमें फोन कर सकते हैं 23314444, 23717106 और तीसरा नंबर है 23717117। दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले STD कोड 011 भी डायल करें। प्रमुख खबरों पर चर्चा और सवालों के जवाब देने के लिए ऑनलाइन आमंत्रित है आर्थिक विशेषज्ञ यामिनी अग्रवाल। यामिनी, नमस्कार, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। नमस्कार, धन्यवाद। और अब शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से, जिन्हें आप तक ला रही हैं लालिमा अनेजा डैंग। Thank you, Sonu. Yes, the headlines, friends. Equity benchmarks log gains to hit record highs. Sensex closes above 42,500 mark. Nifty settles above 12,450 level. Rupee appreciates 6 paise against the US dollar. And Asia Pacific stocks climb amid hopes of friendlier policy towards the region after Joe Biden clinched the US presidency. घरेलू बाजार सूचकांक बढ़कर रिकॉर्ड उच्चतम स्तरों पर। सेंसेक्स 42,500 से ऊपर और निफ्टी 12,450 से ऊपर हुए बंद। रुपया डॉलर के मुकाबले 6 पैसे मजबूत रहा। और जो बाइडेन द्वारा अमेरिका का राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद एशियाई प्रशांत क्षेत्र की ओर उनकी नीति और अधिक दोस्ताना रहने की आशाओं के बीच इस क्षेत्र के शेयर बाजारों में आई बढ़त। शुरुआत करते हैं शेयर बाजार से, जहां से बहुत ही अच्छी खबर है। घरेलू बाजार सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी आज रिकॉर्ड ऊंचाइयों पर जा पहुंचे। वैश्विक बाजारों में मजबूती के बीच प्रमुख सूचकांक में तेजी बनी रही और 1.5% से अधिक का उछाल दर्ज हुआ। टेलीकॉम, बैंकिंग, पावर, धातु और वित्त क्षेत्रों में बढ़त के समर्थन से सेंसेक्स 42,500 से ऊपर और निफ्टी 12,450 के स्तर से ऊपर हुए बंद। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 1.68% की तेजी से 704 अंक बढ़कर 42,597 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 1.61% की वृद्धि से 198 अंकों का उछाल दर्ज करता हुआ 12,461 पर बंद हुआ। व्यापक बाजार में भी तेजी थी, हालांकि यह प्रदर्शन सेंसेक्स की तुलना में कम अच्छा था। बीएसई मिड कैप सूचकांक 1.01% बढ़ गया और बीएसई स्मॉल कैप सूचकांक में 0.57% की वृद्धि दर्ज हुई। Domestic equity benchmarks Sensex and Nifty today hit record highs.
The key indices continued their winning rally and surged more 1.5% amid strong gains global stocks. With support of the rise in telecom, bankex, power, metal and finance sectors, the BSE 30 share index Sensex closed above 42,500 mark, while the NSE Nifty 50 index settled above 12,450 level. The Sensex gained 704 points or 1.68% to settle at 42,597. Nifty 50 index also rose 198 points or 1.61% to settle at 12,461. The broader market at BSE also climbed but unperformed the Sensex. The BSE mid-cap index rose 1.01% and the BSE small-cap index appreciated 0.57%. In the Sensex pack, shares of 27 companies climbed while 3 logged losses. IndusInd Bank zoomed 5% and Bharti Airtel jumped 4.9%. ICICI Bank gained 4.4%, Axis Bank climbed 4.3% and Power Grid gained 3.1%. On the other side, ITC lost 0.7%, Maruti declined 0.5% and Bajaj Finserv fell marginally by 0.1%. In sectoral indices, 18 out of 19 sectors gained except healthcare witnessed marginal loss of 0.1%. Telecom sector stocks logged gain of 3.8% and bankex surged 2.8%. Power sector rose 2.3% while metal and finance both climbed 2.1%. The overall breadth of the BSE's trade was positive as 1,509 shares climbed and 11,081 shares climbed. 1181 shares climbed and 192 remain unchanged. And now we are joined by Aditya from Thane. हेलो जी आदित्य, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। सवाल पूछिए। जी, मेरा सवाल यामिनी मैम से ये है कि ये क्या हो रहा है। 12 दिनों तक मैं आई वॉज नॉट फॉलोइंग द मार्केट बिकॉज माई एग्जाम्स वॉज गोइंग ऑन एंड 42,500। आपको लगता है कि ये लेवल कुछ ज्यादा नहीं हो गया? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। हम भी आपसे पूछना चाहते थे यामिनी जी। इलेक्शन लोग सोचते थे कि एक तो अनसर्टेनिटी खत्म हुई है यूएस इलेक्शंस की। माना जा रहा है कि एक स्टिमुलस आएगा जिसके तहत ओवरऑल वर्ल्ड मार्केट्स में एक पॉजिटिव सेंटिमेंट आएगा। आज ये भी देखा गया है कि जो अर्निंग्स के जो रिजल्ट रहे हैं सेंसेक्स में वो बेहतर रहे हैं एक्सपेक्टेशन से। ये भी देखा गया है कि जो आईटी और फार्मा स्टॉक्स हैं उन्होंने भी गेन किया है क्योंकि ये माना जा रहा है कि एक पॉजिटिव आउटलुक रहेगा बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन का टूवर्ड्स अफोर्डेबल हेल्थ केयर, जिससे इंडियन कंपनीज को फायदा होगा। और क्योंकि इमिग्रेशन लॉज थोड़े से फेयर होंगे, उससे जो है आईटी कंपनीज को फायदा होगा। ओवरऑल इकोनॉमिक रिकवरीज में एक पॉजिटिव रिफ्लेक्शन है, जहां पे जीएसटी कलेक्शंस की बात की जाए या एक फेस्टिविटीज की बात की जाए, जिसकी वजह से मार्केट्स में एक ओवर बाइंग है जो नजर आ रही है। पर ये कहना कि एक बबल है वो गलत होगा, पर ओवरऑल पॉजिटिव एंथुजियाज्म है। इनफैक्ट यामिनी जी, अगर हम देखें तो आज सभी सेक्टर्स में बढ़त आई है एक्सेप्ट हेल्थ केयर। तो आपको लगता है कि ये एक ब्रॉड बेस्ड रैली है क्योंकि हम मिड कैप स्मॉल कैप में भी तेजी देख रहे हैं? जी, ओवरऑल ग्लोबल मार्केट्स में एक पॉजिटिव सेंटिमेंट रहा है क्योंकि जो है कुछ स्ट्रॉन्ग आइडियाज की वजह से एक रिफ्लेक्शन आ रहा था कि जो है मार्केट्स उनको पॉजिटिवली नहीं व्यू कर रही थी, पर क्योंकि इन्वेस्टर्स ने जो न्यू एडमिनिस्ट्रेशन है उसको पॉजिटिवली लिया है तो उसकी मोमेंटम हमने इस मार्केट में ज्यादातर स्टॉक्स में देखी है। इन्वेस्टर्स को एक इकोनॉमिक रिकवरी के बारे में भी पॉजिटिव इंडिकेशंस आई हैं अर्निंग्स के द्वारा या जो ऑटोमोबाइल सेक्टर में सेल्स इंक्रीज हुई है उन चीजों से। And Yamini, we know that the festivities are going on. 14th November is inching close. How much can this be attributed to festivities? Because we do see there is an increase in advertisement in the form of flyers or, otherwise in newspapers and around. That gives a kind of hope that we are back on track. Well, it's a good sentiment and a momentum that is there, but investors need to be a little wary while they're making investments, because people will book profits and then the Sensex drops by several points.
So overall, because there is a positive sentiment, because of the festivities and because of the overall sales increasing as well as people consuming, there is a positive sentiment in the overall market. और अब हमारे साथ अगले कॉलर हैं कोलकाता से मुश्ताक अली। आपका स्वागत है। मुश्ताक जी, सवाल पूछें। अच्छा, गुड इवनिंग टू ऑल। गुड इवनिंग। मेरा नाइन मत काटिएगा, वो कोलकाता में नहीं पकड़ रहा है ना 100.1 FM गोल्ड में। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि अभी नया सिरे से कौन से सेक्टर में एंट्री कर सकते हैं और दिवाली के बाद गोल्ड का प्राइस क्या नीचे आएगा? हाँ, प्लीज बताइए। नए सिरे से कौन से सेक्टर में एंट्री कर सकते हैं? जी, अगर आप एक रिटेल इन्वेस्टर हैं तो बेहतर होता है कि म्यूचुअल फंड के द्वारा इन्वेस्ट करें, SIPs के द्वारा। पर ज्यादातर जो एक अच्छे सेक्टर्स माने जा रहे हैं इस समय है वो FMCG है, IT है, फार्मा है और बैंक्स है। उनमें सिलेक्टिव स्टॉक्स काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और दिवाली के बाद इन्होंने पूछा है कि सोने का क्या रुख रहेगा? जी, सोने का रुख फेस्टिविटीज, मैरिजेस की वजह से थोड़ा हाई रहेगा। इसलिए भी हाई रहेगा क्योंकि अभी ओवरऑल इन्वेस्टर सेंटिमेंट स्टॉक मार्केट्स में और रियल एस्टेट में शिफ्ट नहीं किया है, क्योंकि बाकी इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज इतने प्रॉमिसिंग नहीं रहे हैं। तो अभी भी गोल्ड एक हायर लेवल पे रहेगा। All right, friends, just stay tuned. We'll go in for a short commercial break and we'll be back soon. बड़े भैया, इस कहावत को जरा एक्सप्लेन तो करिए कि आंख झपक जाए और अवसर बीत जाए। अरे छोटे, मतलब ये कि अगर आप निवेश करने के बाद उसे भूल जाएंगे तो उसे बेहतर बनाने के मौके आके चले जाएंगे। वो तो ये बात है। हाँ छोटे, निवेश के बाद उस पर निगरानी रखिए, आंखें मूंद कर सोते मत रहिए। बड़े छोटे, भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। मार्केट तंत्र में आपका फिर स्वागत है। यामिनी जी, जैसा अभी आप मेंशन कर रही थी कि ऑटो सेल्स के फिगर्स काफी मजबूत आए हैं, GST कलेक्शंस के फिगर्स मजबूत हैं, ई-वे बिल्स कलेक्शन, बहुत सारे ऐसे इंडिकेशंस हैं अक्टूबर में। तो आपको लगता है कि ये जो रिकवरी है, इकोनॉमिक रिकवरी, वो भी सस्टेन्ड रह सकती है? जी, काफी हद तक मानना है कि फेस्टिविटीज की वजह से कंजम्पशन ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर जाती है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर यूजुअली मंथ्स वैसे रहते हैं जिसमें इंक्रीज कंजम्पशन रहती हैं। तो ये इकोनॉमिक रिकवरी एक पॉजिटिव साइड पे है। सस्टेन रहती है या नहीं रहती है वो जनवरी के क्वार्टर में पता चलेगा। पर कुछ कंजम्पशन कंटिन्यूअस मेंटेन रह रही है और जिसकी वजह से देखा जा रहा है कि इकोनॉमिक रिकवरी बेटर है। All right, we are now joined by Satish from Delhi. जी सतीश जी, सवाल पूछिए। जी मैडम, नमस्कार जी। जी मैडम, मेरा सवाल ये है मैडम, अभी थोड़े टाइम पहले भारत सरकार ने एक योजना लागू करी है, वो स्वामित्व योजना, जो सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों तक है। उसके अंदर प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स को डिजिटल फॉर्म में बनाया जाएगा। तो मैडम, ये सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र तक ही क्यों सीमित है? क्योंकि मैडम ऑनलाइन सारी चीजें उपलब्ध हो, ये तो समय की डिमांड है। जैसे अभी मेरा आधार गुम हो जाए तो मैं ऑनलाइन उसको डाउनलोड करके ले सकता हूँ, और अगर मेरे प्रॉपर्टी के कागज का कुछ भी डैमेज हो जाए तो मुझे DDA के ऑफिस चक्कर लगाने पड़ते हैं। अगर वो ऑनलाइन होंगे तो मैं कभी भी उसकी सॉफ्ट कॉपी वो कर सकता हूँ हासिल। तो मैडम, ये पूरे सभी जगह एक साथ लागू क्यों नहीं हो रही, सिर्फ गांवों में ही क्यों हो रही है? यामिनी जी, डिजिटलाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है और काफी टाइम से कंटिन्यूअसली उसके ऊपर डिबेट हुई है, पॉलिसीज आई हैं और इसको इम्प्लीमेंट किया गया है। स्लोली एंड ग्रेजुअली जितने लैंड रिकॉर्ड्स हैं उन्हें डिजिटलाइजेशन करने की कोशिश की जा रही है। काफी हद तक जहाँ पे आप देखिए मेट्रोज में काफी प्रॉपर्टीज जो है वो ऑनलाइन आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। उनको और डिजिटलाइजेशन फॉर्मेट में जो है धीरे धीरे लाया जाएगा। और अगले कॉलर दिल्ली से हैं डॉक्टर अनिल किशोर। मिस्टर किशोर, डॉक्टर किशोर, आपका स्वागत है, सवाल पूछें। जी शुक्रिया सोनू जी और लालिमा जी, आपको मैं कांग्रेचुलेट करता हूँ ऑन दिस एनलाइटनिंग प्रोग्राम फॉर इयर्स व्हिच यू हैव बीन कंडक्टिंग। थैंक यू सो मच। और ये इकोनॉमिक्स में कंसेप्ट्स को लेके और मार्केट को लेके बहुत अच्छा प्रोग्राम है, जो यू शुड गेट अ भारत रत्न आई थिंक फॉर दिस। बताएं आपका क्या प्रश्न है? आई विश टू सॉलिसिट वन सजेशन। पहले सोनू जी, ये जो अर्थशास्त्र की अवधारणाएं जो होती है ना, कंसेप्ट जो होते हैं इकोनॉमिक्स थ्योरी के, इनके बारे में मेरा सुझाव है कि एक ऐसा कैप्शन या कैप्सूल आरंभ करें जो कि जनता में अवेकनिंग के या प्रैक्टिकल इकोनॉमिक्स के साथ साथ इकोनॉमिक्स कंसेप्ट्स के बारे में भी, जैसे डिमांड सप्लाई के बारे में है। और मेरा क्वेश्चन ये है स्पेसिफिकली कि कॉमन मैन पॉइंट ऑफ व्यू के संबंध में ये डॉक्टर यामिनी समझाएं थोड़ा सा कि जैसे रिटेल
प्राइस इंडेक्स है जैसे, या होलसेल प्राइस इंडेक्स है, इलास्टिसिटी और इनइलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है जैसे, इसको कैसे समझा जाए? जी, होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है जो होलसेल प्राइसेस के ऊपर क्रिएट किया जाता है। उसी के जो है अलग से एक इंडेक्स बनाया जाता है जिसे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहते हैं, जो एक रिटेल इंडेक्स होता है, जो एक एंड कंज्यूमर पे जो कंज्यूमर प्राइस होती है उसको लेकर के एक इंडेक्स बनाया जाता है टू मेजर इन्फ्लेशन। WPI और CPI बेसिकली मेजर करते हैं इन्फ्लेशन। इलास्टिसिटीज और इनइलास्टिसिटीज की बात करें तो वो हम डिमांड के कंसेप्ट में रेफर करते हैं। इलास्टिसिटीज का रेफरेंस होता है कि कितना डिमांड चेंज करती है प्राइस के साथ या इनकम के साथ या किसी और चीज के साथ, तो उसके साथ उसकी इलास्टिसिटी मेजर की जाती है। जैसे प्राइस कम की गई तो कितना डिमांड बढ़ी एंड सो फोर्थ। इनइलास्टिसिटी का मतलब होता है कि मांग जो है कम बढ़ती है या नहीं बढ़ती जब प्राइस को या इनकम को या किसी और वेरिएबल को चेंज करें। राइट, वी आर नाउ जॉइन्ड बाय SPS जैन फ्रॉम ग्रेटर नोएडा। जी जैन साहब, सवाल पूछिए। हाँ नमस्कार, मेरा मैडम से सवाल ये है कि अब मिस्टर बाइडेन आ गए हैं, मिस्टर ट्रंप जब थे तो ईरान से जो इंडिया का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था ऑयल सप्लाई का रुपीज टर्म्स में, और उसके बदले शायद यहाँ से बासमती राइस जाता था, तो वो शायद रेस्टोर हो जाए तो उसका इफेक्ट फिर हमारे ऑयल प्राइसेस पर क्या पड़ेगा? जी, अभी ये कहना कि फॉरेन पॉलिसीज में कोई चेंज आएगा यूएस के, वो मुश्किल है, क्योंकि ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेड टाइज में दोनों में बहुत डिफरेंस नहीं है, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में और बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन में। बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू ट्रेड टाइज एज वेल एज पॉलिटिकल अलायंसेज नियरली सिमिलर हैं, पर उनका रुख इतना स्ट्रांग नहीं है और कोशिश की जा रही है कि मोर न्यूट्रलाइज्ड वे में कोई भी चीज इम्प्लीमेंट की जाए। तो ये कहना कि उन कॉन्ट्रैक्ट का असर हमारे पे बहुत कम होगा या उसका डिफरेंस पड़ेगा, वो अभी बहुत मुश्किल है कहना। अगले कॉलर हैं मोदी नगर से अशोक कुमार। अशोक जी, आपका स्वागत है, सवाल पूछिए। हेलो हेलो जी सवाल पूछिए। हाँ नमस्कार जी। नमस्कार यामिनी जी, मेरा ये सवाल है कि एक तो टेलीकॉम सेक्टर से अभी क्या फ्यूचर है अगर अब इन्वेस्ट किया जाए, और दूसरा ये है कि मार्केट की अभी पोजीशन ऐसी लग रही है या कुछ नीचे करेक्शन आ सकता है? जी, मार्केट में करेक्शन आ सकता है क्योंकि एक पर्टिकुलर हायर लेवल पे जाने पे लोग प्रॉफिट बुकिंग पे ऑप्ट कर सकते हैं, क्योंकि काफी लोग स्केप्टिकल होते हैं ईच टाइम वो एक हायर लेवल पे पहुंचती है। तो हम देख सकते हैं कि मार्केट गिर सकती है और करेक्शंस आ सकती हैं। जहां तक आपका सवाल है टेलीकॉम सेक्टर का, टेलीकॉम सेक्टर एक अच्छा सेक्टर है। ओवरऑल जिस तरीके से कंज्यूमरिज्म बढ़ रहा है, राइट फ्रॉम टेलीविजन टू एजुकेशन टू अदर एस्पेक्ट्स, तो टेलीकॉम सेक्टर का जो फ्यूचर है इन टर्म्स ऑफ ओनली नॉट कॉल्स बट अदर सर्विसेज, वो काफी ब्राइट है। और टेलीकॉम सेक्टर, जैसे आपने कहा कि अभी जो वर्क फ्रॉम होम है, पढ़ाई भी कई जगह ऑनलाइन ही हो रही है, उसमें टेलीकॉम सेक्टर के प्रॉस्पेक्ट्स ब्राइट हैं। और कौन से सेक्टर्स हैं आपको जो लगता है कि अभी जिनके आगे चलकर प्रॉस्पेक्ट्स ब्राइट लग रहे हैं? जी, IT सेक्टर जैसे मैंने कहा, फार्मा सेक्टर एक ब्राइट स्पॉट है, FMCG एक ब्राइट सेक्टर है, डिफेंस भी एक अच्छा सेक्टर है। और इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो कंपनीज हैं, पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट कर रही है। जिन कंपनीज ने बैक किया है अच्छे कॉन्ट्रैक्ट्स, उनके प्रोस्पेक्ट्स काफी अच्छे हैं, पर जिनके जो कॉन्ट्रैक्ट्स अगर स्टक हैं या कंस्ट्रक्शन कंटिन्यू नहीं कर पा रही कोविड की वजह से, उनके इतने ब्राइट प्रोस्पेक्ट्स नहीं हैं। And Yamini, we know that a lot of infrastructure work is going on all through the country, and we've also seen that today metal and finance both climbed 2.1%. What is your take on that? Metal has been a good sector for last 1.5 years, giving a good set of returns. So a lot of people are investing in it because of the prices, which continue to be a promising side for the metal sector. As far as the finance sector is concerned, it is considered that it is still at a undervalued position, given their set of operations as well as the overall profits that they have been quoting it through their earnings.
So it is a promising sector. Though a lot of people are indicating caution because the NPAs are not right now specified because of the moratorium, and there might be a change in the NPAs which may affect the bank's health. Right, friends, let's go in for a short commercial break. Stay tuned. Don't go away. बड़े भैया, इस कहावत को जरा एक्सप्लेन तो करिए कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। सिंपल है छोटे, इन्वेस्टमेंट डांस की तरह है। अगर ध्यान से सोच समझ कर करोगे तो मस्त रहोगे, और अगर लापरवाही की बाजू वाले से भिड़ोगे। ओ, तो ये बात है। हाँ छोटे, इन्वेस्ट करने से पहले पूरी जानकारी जुटाइए और बाजू वाले की नहीं, अपनी अकल लगाइए। बड़े भैया। अरे छोटे, भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। मार्केट मंत्र में आपका फिर स्वागत है। आइए रुख करते हैं एशियाई क्षेत्र के बाजारों का। एशियाई क्षेत्र के शेयर बाजारों और मुद्राओं में आज तेजी का रुख रहा। जो बाइडेन द्वारा अमेरिका का राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद निवेशकों में जोखिम उठाने की प्रवृत्ति बढ़ गई और एशियाई क्षेत्र की ओर अमेरिका की और अधिक दोस्ताना नीतियों की आशा को भी बढ़ावा मिला। जापान और चीन में प्रदर्शन सबसे बेहतर रहा। जापान का निक्केई सूचकांक 2.1% के उछाल में रहा और चीन का शंघाई कॉम्पोजिट सूचकांक 1.9% की वृद्धि पर बंद हुआ। दक्षिण कोरिया के कॉस्पी में 1.3% की बढ़त दर्ज हुई। सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स और हांगकांग का हैंग सेंग दोनों 1.2% की वृद्धि में रहे। यूरोपीय क्षेत्र की बात करें तो यहां दिन के कारोबार में ताजा समाचार मिलने तक तेजी का रुख था। लंदन का फुट्सी 1.4%, फ्रांस का कैक 1.6% और जर्मनी का डैक्स 1.9% की वृद्धि पर थे। और अब रेवाड़ी हरियाणा से भारत है हमारे साथ। आपका I'm afraid he's not online. Well, Yamini, when we just talked about the U.S. elections, the effect of the U.S. elections, it will be a ripple effect for the global economy. And how much time do you think that it will, the new president will have a new policy, like we know that he's going to relax H-1B visa rules. So what effect would you think, how much time would you think that his new policies would have on the global economy? Because it's still in transition phase. Well, I believe he's already appointed his people, not appointed, but he's already in the work process of appointing the people who are supposed to take care of the different activities. And given the way he's reflected the seriousness with respect to his manifesto and other aspects, it does look that, within this year itself, we will see a change in the stances of U.S. with respect to, let's say, climate change or the immigration policies or even trade ties. Though it is believed that with respect to China, they are not wanting the China to still dominate the manufacturing sector or the supply chains for the world market. So they will have tariffs on China, which will affect the supply chain to shift from China to India. So that would be a positive aspect for India. Again, overall, trade ties are likely to see a more positive outlook with this administration. यामिनी जी, इस बीच भारत हमारे साथ फिर रिकनेक्ट हो गए हैं। भारत जी, आपका स्वागत है। सवाल पूछिए। हाँ जी मैडम, मेरे को ये पूछना था कि जो गोल्ड रेट है वो अभी दीपावली के बाद उसका क्या रहेगा, इन्वेस्टमेंट पर्पज से कैसे रहेगा, और जो यूएस का जो इलेक्शन हुआ है उसमें हम आने वाले टाइम में किस चीजों में इन्वेस्ट करें ताकि बेटर रहे उसमें? जी, गोल्ड रेट आपका ज्यादातर स्टेबल रहेगा क्योंकि अभी भी इन्वेस्टर्स गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। मैरिज सीजन और फेस्टिविटीज कंटिन्यूड रहती हैं दिसंबर एंड तक। जब तक कोविड वैक्सीन नहीं आती तब तक माना जा रहा है कि गोल्ड की प्राइसेस पीक पे रहेंगी क्योंकि एक इन्वेस्टर हेवन में रहेगा। इनका दूसरा सवाल मुझे दूसरा सवाल था कि यूएस इलेक्शंस के जो आउटकम आया है उसको देखते हुए कौन से सेक्टर्स आपको लगता है अट्रैक्टिव है? आईटी सेक्टर एंड फार्मा सेक्टर्स को पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा इससे, क्योंकि बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन का वन ऑफ द फैक्टर्स इज टू प्रोवाइड अफोर्डेबल हेल्थ केयर विच विल हेल्प इंडियन फार्मा सेक्टर्स. Also the immigration rules, as I said, would affect the IT sector. The renewable sector will also benefit because the stance of the previous administration versus the new administration would be very different.
Right. We are now joined by Ratnakar from Mumbai, quite a regular listener. जी रत्नाकर जी सवाल पूछिए. हेलो, गुड इवनिंग. गुड इवनिंग. मेरा सवाल है कि अभी आने वाले समय में ऑयल कंपनीज के शेयर्स कैसे रहेंगे, उसमें कुछ बदलाव? आप एक बार रिपीट करेंगे, कौन से सेक्टर का पूछ रहे हैं? जी, अपना सवाल रिपीट कर दीजिए. ऑयल कंपनी के शेयर्स कैसे रहेंगे आने वाले समय में, और इतना ऑल टाइम हाई सेंसेक्स निफ्टी है, तो रिटेल इन्वेस्टर ने क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, क्या अभी इन्वेस्ट करना चाहिए? जी, रिटेल इन्वेस्टर को ये प्रिकॉशन लेना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट्स जो है म्यूचुअल फंड्स के थ्रू या एसआईपीज के थ्रू करें, और कोशिश करें कि क्वालिटी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें जिनका फ्यूचर लॉन्ग टर्म में हो. शॉर्ट टर्म मूवमेंट्स में अभी हाथ ना डालें, क्योंकि सडन मूवमेंट्स जो ड्रिफ्ट्स हैं वो और जो वॉलेटिलिटी है उससे उनको हार्म हो सकता है. और ऑयल कंपनीज का वो ऑयल कंपनीज ओवरऑल एक अच्छा सेक्टर है इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि अभी ऑयल की प्राइसेस लो हैं तो उनकी प्राइसेस में इतना एप्रिसिएशन नहीं देखा जाएगा. पर जैसे जैसे इकोनॉमिक रिकवरीज पॉजिटिव होंगी और ऑयल प्राइसेस वापस पिकअप करेंगी, ऑयल कंपनीज में एक पॉजिटिव इफेक्ट नजर आएगा. All right, let's take a look at the rupee now. Well, the rupee today appreciated by 6 paise to close at 74 rupees and 14 paise against the US dollar. The domestic unit strengthened mainly due to buying in domestic equities. On the other hand, the dollar index, which indicates the US dollar's strength against a basket of 6 other leading currencies, also appreciated 0.13% to 92.35 in intraday deals. Yamini, we see that there has been an increase in exports, I believe. So what is the link between rupee appreciating and the increase in exports as we are limping back to normalcy? Well, the increase in the exports probably is not linked up with rupee appreciation, but primarily linked up with the fact that the economy is recovering and we are moving from a lower base to a higher base. So as the changes in the export is coming in, we are seeing an increase in the exports. But we have not reached the same levels which were there in previously. यामिनी जी, आपको लगता है कि जो अब सत्ता में चेंज आया है अमेरिका में, उसके बाद जो प्रोटेक्शनिज्म की तरफ एक झुकाव हो गया था, वो बदलकर अब मल्टीलैटरलिज्म की तरफ आएगा? जी, जो ये बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन है, उनका भी रुख अमेरिकन प्रोड्यूस्ड गुड्स की तरफ है, बाय अमेरिकन इटसेल्फ. तो ये कहना कि जो नेशनलिज्म या प्रोटेक्शनिज्म वाउच किया जा रहा था वो हट जाएगा, वो नहीं होगा. मेरे हिसाब से वो कंटिन्यूड रहेगा, पर एक सॉफ्टर स्टैंस और एक मोर न्यूट्रल स्टैंस पे कंटिन्यूड होगा. राइट. Oil prices today rose with Brent topping 40 a barrel after Joe Biden clinched the U.S. presidency and buoyed risk appetite, offsetting worries about the impact on demand from the worsening coronavirus pandemic. In intraday trade, Brent crude prices were trading around $40.80 per barrel, while WTI crude prices were around $38.50 per barrel. Very brief comment, Yamini. Well, I believe the economic recoveries will push in the prices to a higher level, but we can still continue to enjoy the low levels because of यामिनी जी, I'm afraid समय समाप्त हो गया है, तो हमें चर्चा को भी यही समाप्त करना होगा. आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए. And now the headlines again. Equity benchmarks log gains to hit record highs. Sensex closes above 42,500 mark. Nifty settles above 12,450 level. Rupee appreciates 6 paise against the US dollar. And Asia Pacific stocks climb amid hopes of friendlier policy towards the region after Joe Biden clinched the US presidency. Well, friends, that's all we have for you in this edition of Market Mantra. This is Lalima Neja Dang and Sonu Sood bidding adieu. Namaskar. बड़े भैया, इस कहावत को जरा एक्सप्लेन तो करिए कि आंख झपक जाए और अवसर बीत जाए. अरे छोटे, मतलब ये कि अगर आप निवेश करने के बाद उसे भूल जाएंगे तो उसे बेहतर बनाने के मौके आके चले जाएंगे. वो तो ये बात है. हाँ छोटे, निवेश के बाद उस पर निगरानी रखिए, आंखें मूंद कर सोते मत रहिए. बड़े छोटे. भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी. सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर. Market Mantra brought to you by National Stock Exchange. Market Mantra.